हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसका नाम है विद्युत। अध्याय 11 में आता है इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में 10th का साइंस। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं? चैप्टर 11 का यानी अध्याय 11 का ही विद्युत में हम लोग क्या देखे हैं? करंट क्या होता है पढ़े, यानी धारा क्या होता है, विद्युत धारा। वोल्टेज यानी विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में जाने। इसके रिलेटेड जितना भी एग्जाम्पल था, जितना भी प्रश्न क्वेश्चन था, सारे को हमने सोल्व किए और देखे। इसमें हम लोग क्या देखने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? ओम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ को तो हम कहें कि आगे आगे भी यदि पढ़ना चाहते हैं, यदि साइंस लेना चाहते हैं 11th 12th में, या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ओम्स लॉ एक ऐसा चीज है जो आपको कहीं भी साथ छोड़ने वाला नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओम्स लॉ होता क्या है जनरली? ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक लॉ लाया। उसमें होता क्या है कि किसी भी कंडक्टर में यदि वोल्टेज बढ़ता है तो उसका करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ेगा। यानी वोल्टेज और करंट जो होता है समानुपाती होता है। यही क्या है? करंट। यही क्या है? ओम्स लॉ है। यानी वोल्टेज किसी भी चालक में करंट जो होता है वोल्टेज के समानुपाती होता है। यानी जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। यही क्या है? ओम्स लॉ है। कब? जब सारे कंडीशन वैलिड है। एक ही कंडीशन होता है कि जो इसमें टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता घटता है तो चालक का जो कंडक्टिविटी है, जानेंगे क्या होता है कंडक्टिविटी। चालक के वोल्टेज और करंट पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो उतना नहीं जानना है। आइए देखते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। ओम का नियम बताता है कि किसी चालक में, चालक मतलब क्या है? तार, यहां से मतलब है, ध्यान दीजिएगा कहाँ? तार, कंडक्टर, एल्युमिनियम का तार, मतलब बोलते हैं ना कॉपर का तार, उस तार का बात हो रहा है, उसी को बोलते हैं चालक या कंडक्टर बोलते हैं। में बहने वाली विद्युत धारा यानी करंट, उस पर लगाए गए विभवांतर, यानी जो बैटरी से जो पास कर रहे हैं वोल्टेज, वही क्या है? विभवांतर है। यानी उस पर लगाए गए वोल्टेज के सीधे अनुपात में होती है, बशर्ते तापमान और अन्य परिस्थितियां स्थिर रहे। तापमान यानी टेम्परेचर, अन्य परिस्थितियां का मतलब होता है कि कहाँ पे इसको आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उतना नहीं जानना है, बस तापमान और अन्य परिस्थितियां स्थिर रहे। इस चीज को भी ओम्स लॉ के बारे में लिखते हुए जब 1 2 नंबर में पूछे तो इसको लिख देना है। ध्यान दीजिए, यहाँ ग्राफ भी बनाए हैं। ये क्या है? इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। इसमें क्या है? इसमें करंट ट्रेवल कर रहा है यानी आई। इसमें क्या ट्रेवल कर रहा है? इसमें विभवांतर यानी वोल्टेज ट्रेवल कर रहा है। यही है। ठीक है, देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रेट लाइन। तो वोल्टेज और करंट के बीच में ये ग्राफ खींचिएगा तो हमेशा एक रैखिक समीकरण आता है, यानी स्ट्रेट लाइन आता है हमेशा। तो ये स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, ई मान लीजिए करंट हो गया, ई मान लीजिए वोल्टेज हो गया। तो इस दोनों का जो ग्राफ जो है हमेशा सीधा होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा। यानी एस में या यू में इस तरह का शेप ग्राफ का नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैखिक, रैखिक ग्राफ, यानी लीनियर ग्राफ बोलते हैं इसको। तो वोल्टेज और करंट में जो ग्राफ होता है हमेशा क्या होता है? लीनियर होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आइए जान लेते हैं इसका मतलब क्या है, इसका न्यूमेरिकल फॉर्मेट भी हम लोग याद कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? किसी चालक में बहने वाला विद्युत उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कोई मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज लगाए हैं, यहाँ पे कोई बल्ब है मेरा जो जल रहा है। ठीक है, ये क्या है? भी है, और ये क्या है? आई है। इसको आर मान लेते हैं। जानेंगे रजिस्टर क्या होता है। तो इसमें जो वोल्टेज जो दी है यहाँ पे प्लस माइनस, जो वोल्टेज जो दी है, करंट जो ट्रेवल कर रहा है, तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज समानुपाती होता है करंट के, यानी एक ही अनुपात में होता है। कैसे? यदि क्या होता है, इस समानुपाती का साइन होता है, साइन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये समानुपाती होता है। ठीक है, और ई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ई भी बढ़ेगा। यदि ई घटेगा तो ई भी घटेगा। इसका मतलब यही हुआ, जब आई बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यानी समानुपाती है। तो समानुपाती का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, एक स्थिरांक आता है। इसको क्या बोलते हैं? V इक्वल टू आर आई। आर क्या है? आर मेरा स्थिरांक है। आर क्या है? स्थिरांक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। क्या है? आर क्या है? प्रतिरोध है। समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा,
इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई, पहले लिख देंगे, आर बाद में लिख देंगे V इक्वल टू आई आर। क्या होता है, यही होता है ओम्स लॉ। क्या होता है, ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम होता है, इसको ध्यान देना है। V क्या हो गया, वोल्टेज, आई क्या हो गया, करेंट, सॉरी हिंदी में लिखना था हमको, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। क्या है, विभवांतर बोलिए या वोल्टेज बोलिए, हम तो कहेंगे कि ब्रैकेट में वोल्टेज भी लिख के चले कि आपको याद रहे। ठीक है, आई क्या है, आई आपका विद्युत धारा है, यानी धारा है, इसको क्या लिखते हैं, करंट लिखते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं ना करंट मार दिया, तो आप इंग्लिश टर्म बोलते हैं, आप हिंदी जानते नहीं है धारा। आर क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है किसी भी मटेरियल में, यानी किसी भी चालक में बहने वाला एक ऐसा गुण होता है उस चालक का, जो उसमें फ्लो होने वाले करंट को अपोज करता है, कि करंट नहीं है, प्रतिरोध, समझ रहे ना, कि रोध उत्पन्न कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। तो प्रतिरोध जो होता है उस चालक में, उस तार में करंट जो फॉलो करता है, फॉलो होता है, यानी करंट जो बहता है उसका विरोध करता है, वही क्या होता है, इसी को प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान, रेजिस्ट करना, कोई चीज को रोकना, ठीक है ना, मना करना, नहीं जाने देंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसी को प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा किसी कंडक्टर का, उसमें करंट उतना ही कम फॉलो करेगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा, मतलब एकदम तार बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वालिटी का तार है, तो उसमें क्या होगा, एकदम करंट बहुत तेजी से फॉलो करेगा, उसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसको रोक नहीं पाएगा करंट को, क्योंकि उसका वैल्यू कम होगा। इसका मतलब यही होता है। अब रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में अंतर क्या होता है, यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधक, आइए देख लेते हैं। सरल भाषा में पहले आपको बता देते हैं, ये जो देख रहे हैं क्या है, रजिस्टर है। रजिस्टर एक क्या होता है, रजिस्टर एक फिजिकल चीज है, जिसको आप देख सकते हैं, लेबोरेटरी में जाइएगा तो लेबोरेटरी में इस तरह की चीज आपको दिखेगा, क्या है, यही रजिस्टर है, जो इस पे साइन देख रहे हैं, ये वाला, इससे इसका वैल्यू भी निकाला जाता है, जो आपको यहाँ नहीं जानना है। यदि आप आईटीआई कीजिएगा या आप डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो इस चीज में, इस कलर, कलर ग्रेडिंग बोलते हैं इसको, तो कलर ग्रेडिंग से किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए पढ़ा जाता है। यदि आप बीटेक करते हैं तो वहां पे, यहाँ इस चीज को नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही थ्योरेटिकल चीज होता है, और उस बीटेक लेवल में इसका नीड नहीं पड़ता है। तो आईटीआई डिप्लोमा में देखिए करते हैं, तो रजिस्टर का जो वैल्यू निकालने के लिए वो वहां आपको सिखाया जाएगा कलर ग्रेडिंग से। तो रजिस्टर ऐसे ही होता है, तो इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 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 कर दिए ना, क्या हो गया, ये रजिस्टर हो गया जो यहाँ पे दिख रहा है। तो रजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पे हम दिखाए हैं, ये वाला रजिस्टर, क्यों, रजिस्टर एक फिजिकल चीज हो गया, समझ रहे हैं ना, रजिस्टर, और उसका जो वैल्यू जो निकालते हैं, जैसे मान लीजिए रजिस्टर क्या होगा, इसको बोलते हैं रजिस्टर, और इसका वैल्यू कोई बोल दे आर इक्वल टू कितना है, 5 किलो ओम, ये क्या हो गया, 5 किलो ओम, 5 किलो ओम हो गया इसका रेजिस्टेंस, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। क्या हो गया, ये प्रतिरोध हो गया। और आर रजिस्टर को क्या बोलते हैं, रजिस्टर को बोलते हैं प्रतिरोधक, प्रतिरोधक, समझ गए, रजिस्टर को प्रतिरोधक बोलते हैं, और उसके वैल्यू को बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। दोनों एक वैल्यू है और एक क्या है, उस चीज का नाम है, एक वस्तु का नाम है, सिंपल चीज है। देखिए, जब किसी तार या चालक के सिरों पर अधिक वोल्ट लगाया जाता है तो उसमें अधिक धारा बहती है। इसका मतलब क्या होता है, V इक्वल टू V समानुपाती है आई के, यानी जितना वोल्टेज बढ़ाइएगा उतना करंट बढ़ेगा, सिंपल चीज है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है तो उसमें धारा कम बहेगी, आइए समझते हैं इसको। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो यहां से आई निकालिए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। पहले हम रेजिस्टेंस का यूनिट निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट होता क्या है, देखिए, यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, या R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। अब वोल्ट का यूनिट क्या होता है, सॉरी वोल्टेज क्या होता है, वोल्ट, करंट क्या होता है, एम्पियर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट बाई एम्पियर इसका यूनिट होता है, या इसको बोलते हैं ओम, ध्यान दीजिएगा, यानी प्रति
प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम, सिंबल होता है। ओम, ओम होता है, तो ध्यान दीजिएगा। रजिस्टर को क्या चीज में लिखते हैं? ओम में, किलो ओम में, मेगा ओम में, ऐसे ही लिखते हैं जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक, यहाँ ध्यान दीजिए। फिर देखिए, फिर ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है बी इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब यहाँ से हमको आई निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इधर आ जाएगा, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। आई लाएंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी वी बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। सॉरी, हमको आई निकालना था, फिर आर निकल गया। आर को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई। ये क्या हो गया? ये करंट का फॉर्मूला हो गया। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आर। अब किसी सर्किट में हमको वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, रजिस्टर दिया हुआ, करंट पूछा, निकाल लेंगे, ऑब्वियस निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे वी इक्वल टू आई आर होता है। कैसे? ओम्स लॉ से निकालें। अब मान लीजिए ये एक रजिस्टर है, कितना का है? 2 ओम का है मान लेते हैं। ये वोल्टेज, इसको आर मान लेते हैं। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज इसका है मान लीजिए 10 वोल्ट है। इसमें करंट फॉलो कर रहा है आई। अब इसमें हमको निकालना है क्या? इसमें हमको निकालना है कि आई क्या होगा। यहाँ पे आई क्या होगा, देखिए क्या होगा आई, निकाल लेते हैं नाउ। आई इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर। वी कितना है? 10, आर कितना है? 2, यानी 10/2, यानी एम्पियर में आएगा। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर। अब दूसरा एक पिक्चर बना लेते हैं। इसमें क्या रहेगा? वोल्टेज हम फिक्स रखते हैं, 10 ही ओम रखेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ क्या रख दे रहे हैं? यहाँ मान लीजिए 5 ओम रख दिए। यहाँ क्या रहे? ये आर ही है। वी इक्वल टू क्या रख दिया? यहाँ पे 10 वोल्ट सेम ही रख रहे हैं। अब यहाँ पे जो करंट फॉलो होगा वो क्या होगा? इसको मान लीजिए हम आई डैश मान लेते हैं। तो आई डैश क्या हो जाएगा? आई डैश भी वी बाई आर होगा। वी कितना है? 10 वोल्ट। और आर कितना है? यहाँ 5 ओम हो गया। ध्यान दीजिएगा, आर हम यहाँ पे बढ़ा दिए, तो क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। ध्यान दीजिए आई कितना हो गया? यहाँ पे जो आई है बड़ा है किससे? आई डैश से। कब ये हुआ? जब आर जो है, इसको हम आर डैश मान लेते हैं, तो क्या हो गया? आर जो है छोटा है आर डैश से। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हम करंट वोल्टेज, सॉरी, जैसे ही हम रेजिस्टेंस बढ़ाएं, प्रतिरोध बढ़ाएं, तो क्या हो गया? मेरा करंट घटने लगा। देख रहे हैं ना, यहाँ 2 ओम था तो करंट कितना आया? 5 एम्पियर। जैसे यहाँ पे 5 ओम किए हम, 2 ओम से क्या किए? 2 ओम से बढ़ा के 5 ओम कर दिए रजिस्टर को, यानी प्रतिरोध को, तो क्या आ गया? यहाँ पे, यहाँ पे करंट आ गया 2 एम्पियर। तो जैसे ही किसी भी तार में उसका प्रतिरोध बढ़ाते जाइएगा, उसमें करंट घटते चला जाएगा सेम वोल्टेज पे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। किसका है ये? एक रजिस्टर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर, चाहे यहाँ, यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। एक ही फॉर्मूला हो गया। एक और क्या हो गया? लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए, ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। ये क्या है? ये ओम्स लॉ एकदम आपको रट ही लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा एकदम। क्या हो गया? ये ओम का नियम। इसको एकदम ध्यान रखना है, याद रखना है इसको। और क्या, अब यहाँ से हम आई लिखना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। जस्ट यहाँ पे जो आर है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। ई हो गया। अब आर इक्वल टू क्या होगा? अभी तो निकाल लेते हैं, V बाई आई। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला हो गया एक ही फॉर्मूला से। आपको एक ही याद रखना है, पहला वाला ओम्स लॉ, ये वाला। अब बाकी दो तो उसी से आप डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए, आर का यूनिट क्या होता है? आर हमेशा ओम में लिखते हैं, रजिस्टर में लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए, आपको एग्जाम्पल तो बता भी दिया एक्चुअली। यहाँ पे करंट पास कर रहा है, यहाँ पे रजिस्टर भी दिया हुआ था, करंट निकाल रहा था। चाहे चाहे तीन गो है ना, अब भी आई आर है, तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, एक पूछेगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये चीज आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन बता दे रहे हैं ये क्या है। ये देख रहे हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, जो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है?
इसको आप 11th-12th में पढ़िएगा, वही बेसिक ही पढ़िएगा 11th-12th में। यदि आप एडवांस इंजीनियरिंग कीजिएगा तो वहाँ इस चीज के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। इस चीज को आप कहाँ देखे होंगे? यदि कोई चीज सर्किट होता है, मदरबोर्ड होता है, उस चीज में इस चीज को आप देखे होंगे आसानी से। चाहे मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, हर चीज में इस तरह का सिंबल आपको दिख जाएगा। देख रहे हैं ना, दो इस तरह का, और इस तरह से ही रहता है। क्या होता है? कैपेसिटर होता है। और इस तरह का चीज क्या होता है? ये है मेरा इंडक्टर। तो तीन चीज होता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। इसमें आपको इसमें एक ही चीज पढ़ना है, वो क्या है? आपको रजिस्टर ही पढ़ना है। जैसे आपको बता दे रहे हैं कि आपको मालूम चले कि होता क्या है कैपेसिटर और इंडक्टर। इंडक्टर क्या है? तार से बना हुआ है। एक तार को इसे गोल 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 लपेट दिया तो क्या हो गया? ये इंडक्टर हो गया। क्या होता है? चालक होता है। यानी यहाँ जो दिख रहा है क्या दे रहा है? कॉपर का तार दिख रहा है आपको। क्या चीज का तार है? कॉपर वायर है। इसे कहाँ देखने को मिलेगा? ई देखने को मिलेगा फैन में। जब फैन को जो खुले, जो फैन का जो क्वाइल कहते हैं वो क्या है? वो कंडक्टर होता है, वो सॉरी वो इंडक्टर होता है। ठीक है। इस तरह का सिंबल कहीं देखे हैं? जिसको बोलता है लोग कंडेंसर खराब हो गया है पंखा का, कंडेंसर चेंज करेंगे तो पंखा मेरा तेज चलने लगेगा, इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसर। क्या होता है? कैपेसिटर होता है। इसको दो नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है? ये कैपेसिटर है। तो इस तरह का सिंबल हमको लगता है कि ये पक्का देखेंगे पंखा में अपने, देखिएगा ऊपर ही रहता है ये। तो इसी को कैपेसिटर बोलते हैं। 50 से लेकर के 100 रुपए के बीच में आप कैपेसिटर अपने पंखा का चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? ये पावर फैक्टर बढ़ाता है। तो पावर फैक्टर क्या होता है? आप चीज इस चीज को हम यहाँ पे आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में से भी नहीं है। तो ये क्या करता है? पावर फैक्टर बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है? पावर इंक्रीज हो जाता है आपके पंखा में, और क्या होता है? पंखा आपका तेज में चलने लगता है। तो इस तरह का कैपेसिटर का यूज कहाँ किया जाता है? फैन में यूज किया जाता है। कॉइल क्या होता है? ये अंदर होता है। पंखा को एकदम खोलिएगा उसका मेन मशीन तो आपको कॉइल दिखेगा। लेकिन कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर आपको ऊपर ही आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि दो चीज आपको समझा दिए, सिलेबस में नहीं है दोनों चीज। इंडक्टर कैपेसिटर नहीं है, बस आपको बता दिए। अब देखिए, वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध मतलब क्या? रेजिस्टेंस। यानी कोई कोई चालक है, कोई तार है, तो जो उसकी तार है उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा? यानी 1 किलो ओम होगा, 2 किलो ओम होगा, 3 किलो ओम होगा, कब बढ़ेगा कब घटेगा कैसे मालूम चलेगा? ये क्या है? इसी को बोलते हैं चालक, यानी कंडक्टर। क्या है? कॉपर का तार है। क्या है? तार है। कौन कौन चीज पर निर्भर करता है? देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध यानी आर जिसको बोलते हैं, उसके लंबाई यानी कितना लंबा तार है के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आर जो होता है समानुपाती होता है किसके? एल से। यानी जितना लंबा तार रहेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जितना लंबा तार लीजिएगा आप, उसका जो होता है प्रतिरोध का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, समानुपाती है। तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गलती यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्या होता है? जैसे तार लिए हैं, ये वाला जो तार देख रहे हैं, कोई तार लिए आप ऐसे काट दिए तो वो वाला जो एरिया आपको दिखता है क्या होता है? वो वृत्ताकार होता है, उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। समझ गए? देखिए, तो ई वाला जो पार्ट जो आपको दिख रहा है, ई वाला, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। वृत्ताकार है, इससे कुछ रेडियस होगा, यहाँ से निकालिएगा तो इसी का क्षेत्रफल निकालिएगा पाई आर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम क्या? अनुप्रस्थ काट। तो इसका जो जितना इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आर व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/, एरिया लिख देंगे किसका? ई वाला एरिया इसका। तो ध्यान दीजिएगा, जितना मोटा तार रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसका मतलब समझे ना? यही होगा, जितना बढ़ाइएगा इसका, जितना मोटा तार कीजिएगा उसका मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, यानी अनुप्रस्थ काट क्या होगा? उसका क्षेत्रफल बढ़ते चला जाएगा। जितना मोटा तार रहेगा, जितना बढ़ेगा रेजिस्टर उतना ही कम होते जाएगा। समझे रेजिस्टेंस? तो जितना मोटा तार उतना अच्छा होता है, और जितना लंबा तार उतना दिक्कत वाला बात है, क्योंकि उसमें रजिस्टर ज्यादा होगा, उसमें लॉस ज्यादा होगा। समझ गए? जैसे यहाँ पे लंबाई बढ़ाइएगा तो रजिस्टर भी बढ़ेगा, लंबाई घटाइएगा तो प्रतिरोध का वैल्यू भी घटेगा। यहाँ जस्ट उसके उल्टा होता है। तो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलता है? सोचिए, समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं?
क्या हो जाएगा, आर ऊपर हो जाएगा एल है, नीचे है ए, आर समानुपाती का साइन बाई ए, यानी आर समानुपाती है एल के, द्वैत का समानुपाती है ए के। अभी समानुपाती जो साइन है इसको हटाते हैं तो यहाँ पे आता है एक साइन, इसको बोलते हैं क्या, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध जान लिए, प्रतिरोधक जान लिए, प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टर ऐसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी किसी तार में कितना उसका रेजिस्टेंस है, कैसे निकालिएगा आप, कितना रेजिस्टेंस है उसमें, ठीक है, यानी उसमें प्रतिरोध कितना होगा एक तार में, तो कैसे निकालिएगा, उसको रो मालूम होना चाहिए, किसका, उस तार का, जिस तार का बना हुआ, तांबा का बना हुआ तो तांबा का कुछ रो आता है, आपको याद करने का नीड नहीं होता है, यह दिया हुआ रहता है। और उसका लंबाई कितना है तार का, फिर उसका जो कितना मोटा तार है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट कितना है उसका क्षेत्रफल, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, उसका हम प्रतिरोध निकाल लेंगे उस तार का। एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रो को क्या बोलते हैं, तो रो इक्वल टू हो गया यहाँ पे, रो इक्वल टू क्या हो गया, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ चार चीज है, आर है, रो है, एल है और ए है, कोई तीन चीज दिया रहेगा, एक चौथा चीज आप उसमें से आसानी से निकाल सकते हैं। एल क्या हो गया, चालक की लंबाई, यानी चालक यानी तार की लंबाई, चालक की लंबाई। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चालक के अनुप्रस्थ कट, चाल चाकल, चालक के अनुप्रस्थ काट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बार बार अब यूज भी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल। समझ गए, तो ये चीज हो गया। रो क्या है, रजिस्टिविटी है। रो को हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे जगह है कि नहीं, या यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम रो पढ़ते हैं, रो ऐसे, इसको जो साइन को जो है क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिख दिए कि आपको याद रहे। देखिए, तो हम क्या निकाले, हम यहाँ पे क्या आया मेरे लिए, आर इक्वल टू आ गया रो एल बाई ए, क्या है, फॉर्मूला है, इसको ध्यान देना है, पहला फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से बाकी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए, तो ए को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, एल को इस साइड लाएंगे, एल को इस साइड, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम लिख देंगे आर इंटू ए डिवाइड बाई एल इक्वल टू रो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आर का यूनिट क्या होता है, ओम, ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो रो का क्या आ जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा फॉर्मूला, खैर पहला फॉर्मूला से सब निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका यूनिट हमको निकालना है। तो आर मतलब रजिस्टर, इसका क्या होता है ओम, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, क्या स्क्वायर में ही आएगा, वर्ग मीटर स्क्वायर में, लेंथ को मीटर में मान लेते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो, या मीटर से मीटर कट जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा, रो मीटर इक्वल टू रो। तो रो का यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। ध्यान दीजिएगा, क्या है, ओम मीटर यूनिट होता है प्रतिरोधकता का, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नोट में करके, प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। एक चीज और यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई, इसका मतलब क्या, जितना बड़ा लेंथ उतना ज्यादा प्रतिरोध। जितना
लंबा चालक या तार उतना ज्यादा क्या प्रतिरोध यानी आर, उतना ज्यादा प्रतिरोध का वैल्यू आएगा। तथा जितना ज्यादा क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना ही कम रेजिस्टेंस आएगा। उतना ही कम प्रतिरोध। तो इस दोनों चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक चीज ध्यान आप दिए होइएगा, जो जो लाइन जो ट्रांसमिट होता है पावर, जो आपको घरों तक जो बिजली आता है, जिससे आप देख रहे हो बहुत मोटा मोटा तार होता है, क्यों होता है? इसी कारण से कि रेजिस्टेंस कम होगा। जब आर कम होगा, प्रतिरोध उसका कम होता है, उसको मोटा कर देते हैं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा। तो जैसे उससे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, उससे ज्यादा करंट फॉलो करेगा, प्रतिरोध कम होगा। तो प्रतिरोध कम होगा तो क्या हो जाएगा, लॉस कम होता है, पावर का लॉस कम होता है। तो पावर में लॉस भी होता है तार में, वो भी जानेंगे हम कैसे होता है लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, इसको हम बाद में जानेंगे। यानी जितना करंट फॉलो कर रहा है उसका जो तार का रेजिस्टेंस है गुना कर दीजिए, तो उतना वाटेज का लॉस होता है, आगे जानेंगे हम। इसलिए रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ही हम मेरा अधिक लॉस होगा तार में। तो लॉस होगा तो खराब चीज है। हमको कम लॉस से हमको पहुंचाना है कहाँ तक, घरों तक बिजली को, फैक्ट्री तक बिजली को, क्योंकि वहां पे उसका उपयोग हो, ना कि रास्ते में ही बर्बाद हो जाए। ठीक है, इस चीज को हम आगे जानेंगे कि क्या होता है, पावर क्या होता है, कैसे वाटेज निकालते हैं। ठीक है, ये आपका रेजिस्टिविटी हो गया। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। इस चीज को हम यहाँ पर लिख दिए हैं थोड़ा सा, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, इसको रो से लिखते हैं, जिसे विशेष प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या होता है ये प्रतिरोधक का, क्या है वैल्यू ही तो है। क्या होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, क्या होता है यह एक, जो रो है क्या है, समानुपाती है इसके, देख रहे हैं आर के, यानी एक एक तरह का प्रतिरोध ही है। किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण होता है, यानी जो प्रतिरोधकता होता है किसी भी पदार्थ का, यानी एल्युमिनियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, या कांच ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सबका क्या होता है, सबका प्रतिरोधकता फिक्स होता है। समझे ना, कि कांच का अलग होगा तो सारे कांच के लिए एकदम एक ही होगा। तांबा का तार होगा तो सारे तांबा का तार के लिए क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन रेजिस्टेंस ऐसे होता है नहीं, तार जैसे ही बढ़ाइएगा उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तार का लंबाई कम कीजिएगा प्रतिरोध घट जाएगा। जो दर्शाता है कि वह पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध करता है, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। इसे ग्रीक अक्षर रो जो हमको बताए हैं से दर्शाया जाता है। इसका एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। मुख्य बिंदु क्या होता है, कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ जैसे धातुएं, उदाहरण के लिए तांबा, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और उनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है। यानी जितना कम रेजिस्टिविटी उतना अधिक उसका चालक, उसका क्या होगा, चालकता होगा, यानी उतना ही कम क्या विरोध करेगा उसमें करंट का। समझ गया। उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थ जैसे कुचालक, उदाहरण के लिए रबर, कांच। कुचालक मतलब क्या होता है, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। कुचालक मतलब जिसमें करंट आसानी से पास कर जाए, एक होता है कुचालक जिसमें करंट पास ही नहीं करे। जैसे मान लीजिए रबर ले लीजिए, कांच ले लीजिए, ईंट लीजिए, दीवार ले लीजिए, सूखा पेड़ पौधा ले लीजिए, लकड़ी लीजिए, जो करंट पास होता है नहीं। इसीलिए लोग आपको बोलता है, देख लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी से सट जाए तो क्या बोला जाता है कि सूखा बांस से छोड़ा, हरा से क्यों नहीं, क्योंकि हरा में करंट फॉलो कर जाता है। क्यों, उसका रेजिस्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कुचालक बोलते हैं जिसमें करंट पास ही नहीं करे। तो रबड़ हो गया, कांच हो गया, लोहा हुआ नहीं, धातु धातु पूरा उसमें करंट पास होता है। ठीक है ना, ये नहीं कि लोहा हुआ लेके चल रही है। विद्युत के प्रवाह में बहुत अधिक बाधा डालते हैं, यानी इसमें क्या होता है, रबड़ कांच, इससे विद्युत प्रवाह हो ही नहीं सकता है। तो इन लोग का जो प्रतिरोधकता क्षमता होता है बहुत ज्यादा होता है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, अर्धचालक मतलब क्या, सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, और कुछ चालकों के बीच होती है, और यह तापमान और अशुद्धियों की मात्रा से प्रभावित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चालक है
और एक क्या है, अर्धचालक है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका क्या होगा, इसका चालक की शक्ति घटने लगेगा, यानी इसमें करंट कम होने लगेगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, ठीक है। और चालक में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका क्या होता है, चालक की शक्ति और बढ़ने लगता है, इसमें करंट और अच्छे से पास होने लगता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, घटने लगता है। तो चालक क्या चीज का बना होता है, हमेशा मेटल का बना होता है, यानी धातु का बना होता है। अर्धचालक क्या चीज का बना होता है, ये होता है सेमी कंडक्टर होता है, बेसिकली धातु और कोई चीज मिला के सबको बनाया जाता है। आगे देखते हैं, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर। प्रतिरोधकता यानी रो, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस यानी आर। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी पदार्थ का एक आंतरिक गुण है जो उसके आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोधकता जो है, उस जैसे मान लीजिए प्रतिरोधकता कोई मेटल का दिया हुआ है, जैसे कॉपर का दिया हुआ है, तो उसके लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स रहता है, ठीक है। एक ही पदार्थ के अलग अलग आकार के टुकड़ों की प्रतिरोधकता समान होती है, जबकि प्रतिरोध पदार्थ का एक बाहरी गुण है, ध्यान दीजिएगा, जो उसकी लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्यों, तो जानते ही हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सिमिलरली ए घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। समझ गए, तो ये रो एल और ए पे डिपेंड करता है प्रतिरोध, इसे समझ गए। कुछ उदाहरण देखेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या क्या जाने, पहले जाने ओम्स लो। ओम्स लो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। और जानते हैं रेजिस्टेंस क्या क्या चीज डिपेंड करता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी किसी तार का, किसी चालक का जो होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का, वो डिपेंड करता है उसके लंबाई पे, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उदाहरण 11.3, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध बताया है, तंतु मतलब क्या, ये जो बल्ब होता है, अब तो एलईडी बल्ब चल रहा है, थोड़ा सा लोग को चेंज करना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी लोग तंतु यूज कर रहा है। तंतु क्या चीज का होता है, टंगस्टन का बना होता है, एसएन आई थिंक होता है, एसएन या टीएन, और नॉट श्योर। या तो क्या चीज बना था, टंगस्टन का बना होता है, यानी मेटल का बना होता है। तो इसी में जब करंट आता है तो क्या होता है, ये पूरा रेड हो जाता है, फिर क्या होता है, जलने लगता है। देखिए क्या होता है, तंतु का प्रतिरोध कितना है, इतना है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। इसका पहले पिक्चर बना लीजिए। आइए भाई साहब का पिक्चर बनाते हैं। एक यहाँ पे क्या है, एक बल्ब है, इसमें क्या है, एक तंतु है, ये फिलामेंट जिसको बोलते हैं, एक वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं इसमें, इसको क्या मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही, कितना है, 1200 ओम है। इसका वोल्टेज मान लेते हैं, कितना दे रहा है, 220 वोल्ट दे रहा है। क्यों, क्योंकि घरों में 220 वोल्ट ही होता है। अब बता दें, घरों में एसी वोल्ट होता है, हम डीसी में पढ़ रहे हैं, एसी ऐसे नहीं, तो एसी का साइन ऐसे होता है, ठीक है ना। तो एसी से तुलना मत कीजिएगा इसका, क्योंकि एसी में कैलकुलेशन एकदम अलग अलग होता है, ऐसे हम नहीं निकालते हैं। ओके, देखिए, अब यहाँ क्या पास करेगा, यहाँ मेरा करेंट पास करेगा, ठीक है। तो इसमें विद्युत धारा पूछ रहा है, ठीक है। आइए अब ए में लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं आर से, क्या हो जाएगा, 1200 ओम दिया हुआ है। और विभवांतर जिसको बोलते हैं वोल्टेज को, क्या चीज है, 20 से, कितना दिया है, 220 वोल्ट है। पूछ रहा है धारा, विद्युत धारा पूछ रहा है, यानी करंट पूछ रहा है।
विद्युत धारा यानी करंट, आई से लिखते हैं, पूछ रहा है तो क्या होता है, क्या जानते हैं हम लोग, ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम से क्या होता है, ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। अब ध्यान दीजिए क्या क्या मालूम है, आर मालूम है, V मालूम है, आई निकल जाएगा आराम से, पुट कर दीजिए। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। V कितना है देखिए, 220, 220, यहाँ हो जाएगा V इक्वल टू 220 वोल्ट। अब देखिए आई, आई तो निकालना है, आर दिया हुआ है कितना, 1200 ओम, तो आई इंटू 1200 ओम, नहीं होगा। अब देख लीजिए, तो 220 डिवाइड में हो जाएगा, या किधर डिवाइड में चला जाएगा, बराबर कई साइड आएगा तो गुना में है, यही हो जाएगा 1200। तो वोल्ट है, नीचे क्या है, नीचे ओम है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 डिवाइड बाई 120, आई एम्पियर में हो जाएगा। वोल्ट बाई करंट क्या चीज मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है, आ गया एम्पियर में। अब देखिए, फिर इसको क्या चीज से काटेंगे, अब 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 11, ये क्या आ जाएगा, 60, यानी क्या आ जाएगा, 11/60 एम्पियर इक्वल टू क्या आ गया, आई। इसलिए आई इक्वल टू 11/60 एम्पियर। ऐसे ही रहने दीजिए, आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके ऊपर है। तो कितनी विद्युत धारा लगेगा, तो किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध बल्ब विरोध से कितनी विद्युत धारा लेगा, तो कितने विद्युत धारा लेगा, इतना एम्पियर विद्युत धारा लेगा। अब बी में देखिए क्या पूछ रहा है, यदि विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम हो, अब विद्युत हीटर 220 वोल्ट सोर्स से कितनी धारा लेगा। ध्यान दीजिए, फिर बता रहे हैं कि हीटर कभी भी डीसी पे नहीं चलता है, हमेशा एसी पे चलता है, लेकिन फिर यहाँ पे डीसी पे कैलकुलेट करवा रहा है लोग, क्योंकि आपके लिए आसानी रहेगा, एसी पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है। देखिए क्या होगा, एक विद्युत हीटर काम कर रहा है, तो जस्ट हम हीटर का पिक्चर तो बना नहीं सकते हैं, रेजिस्टेंस का पिक्चर ही बना देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ है, यानी प्रतिरोध उसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया है, देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 100 ओम। जस्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 100 ओम लिख देंगे। वोल्टेज तो इसका भी दिया हुआ है, सप्लाई कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, करंट निकालने के लिए भी यहाँ पूछ रहा है, तो बी में क्या कर देंगे, दिया है। लेट मी चेंज द कलर हियर नाउ। क्या बोल रहा था, हीटर की कुंडली। आप हीटर जानते हैं क्या होता है, जो ठंडा में यूज किया जाता है, जिससे गर्मी निकलता है, हमें क्या होता है, गर्मी का आभास देता है अधिक ठंडा लगने पे। उसमें क्या होता है, एक एक वहां पे मेटल का कुंडी लगा होता है, उसमें क्या होता है, गर्म होता है, तो क्या पूरा लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसमें से उष्मा निकलता है, गर्मी निकलता है, वही हमारे रूम में क्या करता है, गर्म करता है। हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा हीटर उतना ही गर्म होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा पावर उसमें लॉस होगा। प्रतिरोध आर इक्वल टू कितना है, 100 ओम दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है। इसमें कुछ और लिख रहा है क्या, विभवांतर यानी जो स्रोत का बात कर रहा है, वोल्टेज सोर्स का जो बात कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। यानी बैटरी मान लीजिए यहाँ पे आप, विभवांतर यानी भी इक्वल टू कितना है, 220 वोल्ट। यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, अब ओम का नियम लगाएंगे, क्योंकि ओम के नियम से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, वी आर दिया हुआ है। ओम का नियम क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। अब लिखें क्या, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम बहुत इजी चीज है, ज्यादा टफ नहीं है, खाली दो, दो चार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। V इक्वल टू आई आर क्या है, ओम का नियम है। अब यहाँ पे देखिए V दिया हुआ 220,
आई तो निकालना है, आर दिया हुआ है कितना है देख लीजिए 100 ओम, बी 220 वोल्ट, आर कितना आ जाएगा 100 ओम। ये क्या हो जाएगा ये 220 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, ये पूरा 100 ओम है, आकर डिवाइड में हो जाएगा 220 वोल्ट डिवाइड बाई 100 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा ये 22/10, वोल्ट बाई ओम क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या चीज मेजर करते हैं एम्पियर में मेजर करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा मेरा, ध्यान दीजिएगा आप, तो 11/5 आ जाएगा, उसमें क्या आया था, क्या आ जाएगा 11/5 या दशमलव में लिख देंगे, क्या हो जाएगा 2.2 एम्पियर इक्वल टू आई, यानी आई इक्वल टू क्या आ गया मेरा, यही मेरा जो करंट पास कर रहा है उस हीटर में पास कर रहा है, समझे, यही मेरा आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ही उसमें क्या होगा हीट उत्पन्न होगा, और जितना ही हीट उत्पन्न होगा उतना ही आपको गर्मी का आभास होगा, और हर चीज में हीट निकलता है। तो हीटर को छोड़ के या आयरन को छोड़ के जैसे बल्ब जलाते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि कम से कम हीट निकले, ठीक है, या कोई भी चीज यूज करें जैसे फ्रिज यूज करते हैं तो चाहते हैं कम से कम हीट निकले। और इसमें इलेक्ट्रिकल जितना भी इक्विपमेंट होता है, जितना भी चीजें होता है, टीवी फ्रिज एसी, इसमें आग लगने का कारण नहीं होता है, हीट ही होता है, उसमें हीट होगा, उसका कोई पार्ट होता है फ्रिज का एसी का या पंखा का पिघल जाएगा और उसमें आग लग जाएगा, यही होता है। देखिए यह है 11.4, देख लेते हैं क्या है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर यानी आई दिया हुआ है विद्युत धारा लेता है, यह तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर कितना है 60 वोल्ट है, यानी भी दिया हुआ है। उस समय विद्युत हुटर सॉरी उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ से क्या कीजिएगा, जो यहाँ पे हीटर है सेम हीटर है, लेकिन यहाँ वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा। तो यहाँ भी दिया है, यहाँ आई दिया है, यहाँ से क्या निकाल लीजिए आर निकाल लीजिए, आर मालूम हो जाएगा, और यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे आई निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा, 4 एम्पियर से ज्यादा ही आएगा। आइए इसको निकाल के देख लेते हैं। इसका दो पिक्चर है, पहला पिक्चर क्या है, ये 60 वोल्टेज पे लगाए हैं, कितना लगाए हैं 60 वोल्टेज पे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा रेजिस्टर सेम है, क्या हीटर का ही रेजिस्टर है, तो सेम है। यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रहा है V1 मान लेते हैं, कितना दे रहा है 60 वोल्ट दे रहा है, और यहाँ पे करंट पास कर रहा है, कितना है I1, कितना पास कर रहा है 4 एम्पियर पास कर रहा है। ये पहला पिक्चर हो गया। अब सेम हीटर पे क्या करता है, हीटर सेम है यानी आर ही है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा प्रतिरोध होगा क्या होगा आर ही होगा। तो सेम हीटर है, लेकिन क्या कर रहा है, इसका विभवांतर जो है 120 जोड़ दे रहा है, यानी सप्लाई बैटरी है कितना जोड़ दे रहा है 120 वोल्ट। तो यहाँ पे V2 मान लेते हैं, V2 कितना है 120 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या पास करेगा, यहाँ पे I2 पास करेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जब 120 वोल्ट जोड़ेंगे तो कितना विद्युत धारा लेगा, यानी I2 हमसे पूछ रहा है। कुछ नहीं, दोनों कंडीशन में क्या कर दीजिए, दोनों फिगर के लिए दोनों सर्किट के लिए क्या कीजिए ओम्स लॉ लगा दीजिए, दोनों के लिए देखिए क्या होता है। हल दिया है, क्या दिया है विभवांतर, यानी जिसको V1 से हम लिख रहे हैं पहला कंडीशन में कितना है 60 वोल्ट। दूसरा क्या है विद्युत धारा, यानी I1 से लिख रहे हैं हम, यहाँ कितना है 4 एम्पियर दिया हुआ है। अब देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ यानी ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है V इक्वल टू आई आर,
नहीं होता है। जस्ट यहाँ पे हम लिख देंगे V1, लिख देंगे V1 इक्वल टू I1, और R को R रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे V को हम V1 लिए हैं, I को I1 लिए हैं, R तो यहाँ पे है ही, ठीक है। अब V1 के जगह पे V1 का वैल्यू पुट कर दीजिए 60, क्या हो जाएगा 60 वोल्ट। I1 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, इंटू क्या हो जाएगा R। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो कैसे कट जाएगा, 5×4 = 60, यानी 15, यहाँ वोल्ट रहेगा, एम्पियर नीचे से आ जाएगा। तो वोल्ट बाई एम्पियर क्या होता है, ओम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ओम में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ना लिखे हम आगे लिख देंगे, क्या कर देंगे इसको, 15 ओम इक्वल टू क्या आ गया आर। तो जैसे ही मेरा आर का वैल्यू आया 15 ओम, क्या कर देंगे, अब यहाँ पे सर्किट में हम आर इक्वल टू 15 ओम लिख देंगे, क्योंकि आर का वैल्यू हम निकाल लिए। तो हमको आर मालूम है इस सर्किट में, और V2 मालूम है, तो हम I2 निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो सर्किट तो क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे दूसरे परिपथ में ओम के नियम से, यानी जो सेकेंड वाला जो परिपथ दिख रहा है, क्या हो गया, ये पहला परिपथ हो गया, ये सेकेंड परिपथ हो गया। पहला परिपथ से क्या यहाँ है, यहाँ पहला परिपथ से ओम का नियम यहाँ लगाए हैं, और सेकेंड परिपथ में क्या यहाँ नियम लगा देंगे, तो ओम्स का लो तो सेम ही रहता है, V इक्वल टू आई आर। लेकिन जो सेकेंड सर्किट है, इसमें V को हम V2 लिए हैं, I को I2 लिए हैं, R सेम ही है। अब यहाँ पे हमको V2 मालूम है, देखिए V2 कितना है, यहाँ देखिए 120 वोल्ट दिया हुआ है, 120 वोल्ट। I2 हमको निकालना है, R तो अभी निकाले हैं, कितना 15 ओम, क्या हो जाएगा 120 वोल्ट डिवाइड बाई 15 ओम इक्वल टू I2। 15 का पहाड़ा जानते हैं, तो 15 × 8 कितना होता है 20 होता है, तो क्या हो जाएगा 8 V/ओम, क्या सॉरी V/एम्पियर होगा यहाँ पे। V/एम्पियर क्या होता है ओम हो, यहाँ भी मैं ओम लिख दिया हूँ, सॉरी सॉरी, राइट राइट, क्या होगा ओम ही होगा, यानी 8 V/ओम। तो V/ओम क्या होता है एम्पियर होगा। ध्यान दीजिए कि I2 क्या मेजर करते हैं, करंट हमेशा एम्पियर में मेजर करते हैं, तो ये आ जाएगा 8 एम्पियर इक्वल टू I2, क्या लिख देंगे, इसलिए I2 इक्वल टू 8 एम्पियर। और लास्ट में अतः लिख देंगे, जो हम लिखते आते हैं। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा, लिख देंगे अतः उस वक्त विद्युत हीटर 8 एम्पियर विद्युत धारा लेगा, यानी विद्युत करंट लेगा, सीधे करंट लेगा, विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कुछ यहाँ ऑब्जर्वेशन देखिए, I1 कितना है यहाँ पे 4 एम्पियर है, I2 कितना आया है मेरा, I2 आया 8 एम्पियर, I1 कितना आ गया मेरा 4 एम्पियर, I2 कितना है 8 एम्पियर। अब V1 कितना था 60, सॉरी एम्पियर होगा ओम नहीं होगा, 60 वोल्ट। और V2 कितना था, ये भी था मेरा 120 वोल्ट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 120 वोल्ट, जैसे ही V1 को हम 60 से 120 किए, दोगुना किए, तो करंट भी क्या हो गया 4 से 8 एम्पियर में दोगुना हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि V जो है हमेशा करंट के समानुपाती होता है, इसी को तो हम ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ओम्स लॉ यहाँ पे प्रूफ हो गया, V इक्वल टू आई आर। तो ध्यान दीजिएगा यही मेरा ओम्स लॉ है। अब देखिए 11.5 का क्वेश्चन देख लेते हैं।
उदाहरण 11.5, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 60 ओम है। तो यहाँ क्वेश्चन से क्या मालूम चल रहा है, यहाँ ई वाला फॉर्मूला आपको लग रहा है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इसी में लेंथ होता है और किसी फॉर्मूला में लेंथ तो होता नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ प्रतिरोध दिया है यानी आर दिया है, लंबाई दिया है यानी एल दिया है। यदि तार का व्यास यानी रेडियस दिया है क्रॉस सेक्शन का, समझ गए, ऐसे ही तार होता है ना, ऐसे तार होता है, तो इसका रेडियस दिया हुआ है आर, तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल लेंगे क्योंकि हमको चाहिए रेजिस्टिविटी निकालने के लिए, समझ गए। तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, क्या है। सारणी 11.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। भविष्यवाणी मुझे नहीं पता क्यों इस तरह का वर्ड यूज किया गया है साइंस में, कि भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं होता है साइंस में, साइंस तो फैक्ट पे चलता है। तो देखिए 11.2 का एक सारणी दिया हुआ है जिसमें सारे रेजिस्टिविटी का मान आपको दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी का मान उस सारणी को रटने का नीड नहीं होता है, जस्ट उसे कंपेरिजन करके बता दिया कि कौन सा ही मटेरियल है। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, वहां पे डायरेक्ट आपको वैल्यू दिया जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे हल। दिया है तार की लंबाई, तार की लंबाई कैसे लिखते हैं, एल से, कितना दिया हुआ है 1 मीटर। प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध है। और प्रतिरोध को हम लिखते कैसे हैं, आर से लिखते हैं। तार का प्रतिरोध कितना है, आर इक्वल टू 26 ओम, यही है। तार का व्यास दिया हुआ है, तार का व्यास तो लिखते कैसे हैं, डी से, कितना है 0.3 एम, यही है। अब देखिए तार का रेडियस क्या हो जाएगा, तार की त्रिज्या इसको बोलते हैं हिंदी में। आर इक्वल टू क्या होता है, D/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.3 mm डिवाइड बाई 2, यानी आ जाएगा 0.15 mm। अब mm को मिली सेंटी डेसीमीटर, mm को यदि मीटर में कन्वर्ट कर दे, यहीं पे छोड़िए आगे करेंगे। त्रिज्या आ गया, अब लिखेंगे तार के अनुप्रस्थ यानी क्रॉस सेक्शन, जो हम बताए हैं फिगर में ई वाला, इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। अनुप्रस्थ काट बोलते हैं उसको, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही होगा। तो पाई पाई आर कितना है 0.15 mm। अब देखिए ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या ब्रीथ ही तो है, ये क्या है, इसे ब्रीथ ही है, तो ब्रीथ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई को लिख देंगे क्या 3.14, इधर कितना है 0.15 का होल स्क्वायर है, ये कितना आ जाएगा 0.15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आता है, 15 का स्क्वायर, लेकिन 4 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। 0.0225 क्या मिलीमीटर का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 3.14 इसको लिख सकते हैं हम 225 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी 1 2 3 4, 4 गो दशमलव खसका दिए तो क्या जाए 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, तो मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए
1 मिलीमीटर को 1000 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 मीटर। इसको हम और लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, यानी 1 मिलीमीटर की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। समझ गए? 1 मीटर जगह पे इतना लिख देंगे। आइए यहाँ पे लिख देते हैं। इससे पहले गुना करते हैं, 3.14 और 225, यानी 3 1 4 225, 5 × 20, 5 2 7, 5 3 15, फिर 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 2 6, 8 2 6। गुना करने आता होगा, उम्मीद करते हैं। 8 7 15 के 5, हाथ में 1, 5 1 6, 2 8, 8 7 6, 2 8, 8 8 16 के 6, हाथ में 1, 2 6 2 8, 2 10 का 16, हाथ में 1, 6 1 7, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, कितना जाएगा? 706, 706.5 इंटू 10⁻⁻4 mm² ठीक है। अब देखिए, 706.5 इंटू 10⁻⁻4 mm को क्या लिख सकते हैं? 1 mm को क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ m। 1 m की जगह पे इतना हम रख दिए, जो यहाँ पे हम निकाले हैं, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा ये 706.5 10⁻⁻4 इंटू स्क्वायर करेंगे तो पावर में क्या है? -3 है, तो -3 में आकर 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 706.5 इंटू, ये जुड़ जाएगा तो -4 -6 कितना हो जाएगा? -10, तो -10 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुट कर दिए। पूछ क्या रहा है? रेजिस्टिविटी पूछ रहा है हमसे, नहीं प्रतिरोधकता पूछ रहा है। तो अब उस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। अब देखिए क्या फॉर्मूला होता है? R इक्वल टू रो L बाई ए। हमको क्या निकालना है? रो निकालना है, ये वाला। या तो यही पुट कर दीजिए, या सबको इधर एक कोई साइड लेके आइए तो गुना में हो जाएगा, एल को लेके आइए तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये R इंटू ए डिवाइड बाई एल इक्वल टू रो। अब नेक्स्ट पेज में आ जाइए। रो इक्वल टू लिख सकते हैं R इंटू एल डिवाइड बाई ए। जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। R का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए R कितना है? 26 ओम। एल कितना है? 1 मीटर। R कितना हो गया? 26 ओम। एल कितना हो गया? 1 मीटर। ये देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोलते हैं, जो निकाले हैं हम यहाँ पे, क्या है? 706.5, 706.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। लगता है फॉर्मूला में गलती लिख दिया क्या? लेट मी, ओ आर ए गुना में होगा, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। क्या है? आर इंटू ए बाई एल है। आर इंटू ए बाई एल है। आर कितना था? 26 ओम। एल कितना है? 706.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। एल कितना है? 1 मीटर। तो एल ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से मीटर से एगो मीटर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 26 इंटू 7 से 6.5 इंटू 10⁻⁻10 ओम पर मीटर। रेस्टिविटी का यही होता है, गुना कर देंगे। 706.5 इंटू 26, 6×5 = 30, 6×1 = 36, 3 × 39, 7×6 = 42, 5×2 = 10 का 16, हाथ में 1, 12 1, 13 के 3, हाथ में 1, 7×2 = 14। क्या आ जाएगा? 0 9 6 3 8 1।
एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। क्या आ गया? 18,369 नहीं है, 0.0 इंटू 10⁻⁻10 ओम पर मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको हम या इस पॉइंट को यहाँ ला देंगे तो क्या आ जाएगा? सोचिए, यहाँ लाएंगे तो दशमलव यहाँ है, यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1.8 लिख सकते हैं ना। 369 इंटू 10⁻+4, 1 2 3 4 +4 लिख सकते हैं, और 10⁻⁻10 ओम पर मीटर। और क्या हो जाएगा यहाँ से? 1.8369 इंटू 4 - 10 कितना हो जाएगा? घट जाएगा तो 10⁻⁻6 आ जाएगा ओम पर मीटर। इस भाई साहब को मिटा दे रहे हैं तो क्या आ गया? इसलिए रेजिस्टिविटी मेरा कितना आ गया? 1.8369 इंटू 10⁻⁻6 ओम पर मीटर। यही मेरा आंसर है, यही तो पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता, ये क्या निकल गया? ये प्रतिरोधकता, धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता निकल गया, यही मेरा आंसर है। एक और चीज पूछ रहा है कि 11.2 सारणी का उपयोग करके तार की पदार्थ की भविष्यवाणी की जाए। देख लेते हैं कौन सा सारणी है, सारणी है भी या नहीं। या ये सारणी है। कितना आया है? 10⁻⁻6। -6 वाला कोई है? या मैग्नीज है, 1.84 10⁻�6 ओम मीटर में। और तो कोई है नहीं -6 में। या एक ये है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1.8 वहाँ 4 था ना, तो किसका आ रहा है? मैग्नीज का आ रहा है। किसका है ये? मैग्नीज का ही प्रतिरोधकता है। ये चीज आपको नहीं पूछेगा, लेकिन ये सारणी से कंपेरिजन करके आपको हम बता दिए, आप खुद कर सकते हैं। आइए 11.6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है? दिए गए पदार्थ किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई इतना तथा इतना है? ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ का जो क्या है, एक ही पदार्थ है जिसका दिया हुआ है मोटाई और क्या, चौड़ाई, मोटाई और लंबाई, लेकिन इसका एक ही पदार्थ होने के कारण इसका रेजिस्टिविटी सेम होगा। होगा ना? तो लिखेंगे, ये शुरू हाल ही से कर देते हैं। दिया है, क्या दिया है? एक पदार्थ की लंबाई L1 मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ है। यहाँ पे मोटाई दिया हुआ है, तो मोटाई का मतलब क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी, तार की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसको हम A1 मान लेते हैं। कितना दिया हुआ है? A दिया हुआ है। अब तार का प्रतिरोध भी दिया है, तो R = क्या आ जाएगा? 4 ओम। इसको भी हम क्या मान लेते हैं? R1 मान लेते हैं, 4 ओम। अब हम क्या जानते हैं? R क्या होता है? रो L/A, यही होता है। बस यहाँ पे R की जगह पे R1 रख दीजिए। रो तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों में क्या है, पदार्थ सेम ही है। यहाँ पे L1/A1। जस्ट R1 कितना है? R1 कितना है देखिए, 4 ओम है, तो 4 लिख दीजिए, 4 ओम। रो L कितना है? L1 कितना है? L है। A1 कितना है? A है। यहाँ से क्या निकाल लेंगे? यहाँ से हम रो निकाल लेंगे, क्योंकि रो दोनों के लिए सेम होगा।
यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 ओम इंटू A/L, यही आएगा, इक्वल टू रेजिस्टिविटी। इसलिए रो क्या आ गया मेरा, 4 ओम इंटू A/L, रेजिस्टिविटी आ गई। अब इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई, यानी कोई दूसरा तार ले लिए, मान लीजिए एल्युमिनियम का बात कर रहा है तो पहला तार एल्युमिनियम का था, दूसरा भी एल्युमिनियम का है, लंबाई, तो इस लंबाई को हम क्या चीज से मानेंगे, लंबाई कितनी है, L/2 दिया हुआ है, लंबाई यानी L2 कितना दिया हुआ है, L/2 तथा मोटाई, मोटाई मतलब क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी इसको हम A2 मान लेते हैं, क्या है A2 बराबर 2A है, 2A हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों तार क्या है, एक ही पदार्थ का बना है, तो दोनों तार जब एक ही पदार्थ का बना है तो इनका क्या होगा, इनका रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता जिसको रो बोलते हैं वो क्या होगा, समान होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इनकी प्रतिरोधकता समान होगा। क्या लिख देंगे, इसलिए रो इक्वल टू क्या लेगा, जो यहाँ पे रो निकाले हैं पहला में, यहाँ भी वही होगा, 4 ओम इक्वल टू A/L। अब देखिए, अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, सोचिए आप, वही फॉर्मूला, आर हमको निकालना है, आर इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो रो तो हम निकाले हैं, क्या है देखिए यहाँ पे, 4 ओम A/L, तो रो क्या हो जाएगा, 4 ओम इंटू A/L, ये मेरा रो का वैल्यू हो गया इसका, और L/A तो पहले से है ही। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो दूसरा हम पदार्थ का लिखे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे L2A2 लिखेंगे हम, ठीक है, यही माने है ना, L2 माने हैं, A2 माने हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रो, L2 क्या है मेरा, L/2 है, A2 क्या है, 2A है, क्या हो जाएगा यहाँ से, रो इंटू L डिवाइड बाई 2, नीचे आ जाएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2A, यहाँ से क्या आ जाएगा, रो इंटू L/4A, और रो की जगह पे हम क्या लिख देंगे, जो पिछले पेज में निकाले थे, ई वाला 4 ओम A/L, क्योंकि दोनों के लिए सेम है, 4 ओम इंटू A/L, ये क्या हो गया, ये रो का वैल्यू हो गया, साथ में तो ये तो रहेगा ही, L/4A। यहाँ ध्यान दीजिए, एल से एल कट जाएगा, ए से एक कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो बच क्या गया, 1 बच गया, तो क्या आ गया यहाँ पे मेरा आ गया 1 ओम। तो जो रेजिस्टेंस आया दूसरा में, दूसरा तार का, वो क्या आया, प्रतिरोध जो आया वो क्या आया, 1 ओम आया। यही मेरा आंसर है, क्या पूछ रहा है देख लेते हैं एक बार, तो अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, लिख देंगे, अतः दूसरे तार का या अन्य तार का, जो आपको अच्छा लगे, दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा, यही मेरा
आंसर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इनको हम लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो अभी आपको हम बताए हैं क्या होता है। आर इक्वल टू क्या होता है, आर प्रतिरोध है, क्या होता है रो एल बाई ए, यही फॉर्मूला होता है। इसी से आप लिख दीजिए, इसी फॉर्मूला को देख के, कुछ रटने का नीड नहीं है। इसी फॉर्मूला को देखिए और लिख दीजिए। लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, चालक मतलब तार, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के क्या है, समानुपाती है, देख ही रहे हैं आप। उसके लंबाई यानी एल के समानुपाती या अनुपाती, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ये क्या है अनुप्रस्थ काट का है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ गए। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को देख के ही बता सकते हैं, जो आर क्या है एल के समानुपाती है, और एक के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। समझ गए। इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिए। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है इसी दो दो चीजों पर डिपेंड करता है, उस चालक की लंबाई, उस चालक की मोटाई पे। दूसरा देख लेते हैं। कुछ ज्यादा ही छोटा हो जा रहा है क्या, अब ठीक है। समान पदार्थ के दो तारों में, समझ गए, समान पदार्थ के दो तार हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी जो है, प्रतिरोधकता जो है समान होगा। यदि एक पतला दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। समझ गए। एक तार है पतला है, एक तार है मोटा है, ठीक है। तो किसमें जो विद्युत है, करंट है, आसानी से पास करेगा, सोचिए। तो करंट उसी में आसानी से पास करता है, उसी तार में जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो जिसका लंबाई कम होगा उसमें प्रतिरोध ज्यादा, क्या होगा, प्रतिरोध उसमें ज्यादा होगा, तो करंट एकदम कम पास करेगा उसमें। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, लंबाई की बात ना करके इसे क्या बोला, मोटाई की बात कर रहा है, कि एक पतला है एक मोटा है। मान लीजिए पतला तार है, ये तार हो गया, एक मोटा तार है। तो जैसे ही तार मोटा हुआ, आर इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए। तो जैसे ही मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, मेरा रेजिस्टिविटी घट जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा इसमें आसानी से पास होगा। तो जो तार मोटा होता है उसमें क्या होता है, उसमें करंट आसानी से पास करता है, उसमें लॉस भी कम होता है। इसीलिए तार हमेशा मोटा लेना चाहिए अपने घरों के यूज के लिए भी। लेकिन कॉस्ट भी देख के, ऑब्वियस ना कि बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाए। लिखेंगे उत्तर। समान पदार्थ के दो तारों में जो मोटा होगा
उसमें विद्युत आसानी से पास करेगा। क्योंकि पास करेगा, क्यों करेगा, क्यों का भी जवाब देना है। क्योंकि प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती तथा मोटाई, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की बात हो रहा है, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। जिसको हम कैसे लिखते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ऐसा ही लिखते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए मोटे तार की इसलिए मोटे तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, कम होगा। समझ गए, मोटे तार क्या हो जाएगा, मोटे तार का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। और कम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, कम प्रतिरोध वाले तार में क्या होता है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है। क्योंकि विद्युत धारा को कौन रोकता है, प्रतिरोध ही रोकता है। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है या बहता है। यही मेरा आंसर हो गया, समझ गए। यही पूछना चाह रहा था, आपको हम एक्सप्लेन कर दिए। अब तीसरा ले लेते हैं, तीसरा को भी देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में आसानी से पूछा जा सकता है, 1 नंबर तो फिक्स ही है कि इस तरह से आना ही है। तीसरा देख लेते हैं, थोड़ा सा इस भाई साहब को हम बड़ा कर देते हैं। या मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव अवयव क्या लिखता है, यानी क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, वैद्युत अवयव का मतलब हो गया कोई विद्युत इक्विपमेंट, कोई भी चीज ले लीजिए, एसी फ्रिज बल्ब कुछ भी ले लीजिए, कि दोनों सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। समझिए इसका मतलब क्या है। कोई भी अवयव, बल्ब मान लीजिए, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पहले सर्किट बना देते हैं, आइए। तो बोल रहा है कि विभवांतर क्या है, आधा कर दे रहा है, तो पहला मान लेते हैं विभवांतर क्या है, भी है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर मान लेते हैं, उस अवयव का क्या है, रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, दूसरा में क्या कर रहा है, इसका आधा कर दे रहा है, यानी V/2 कर दे रहा है, तो वही कर रहे हैं, V/2 कर दिए इसका। और रेजिस्टेंस बोल रहा है क्या, प्रतिरोध क्या बोल रहा है, प्रतिरोध बोल रहा है सेम ही है, तो प्रतिरोध भी यहाँ पे क्या रख रहे हैं, हम सेम रख रहे हैं। क्या हो जाएगा, आर ही रहेगा, प्रतिरोध सेम मतलब आर। अब बोल रहा है आधा का उसका प्रतिरोध नियत रहता है, यानी आर आर क्या है, कांस्टेंट रहेगा, आर बदल नहीं रहा है, खाली हम सोर्स को बदल रहे हैं, V से V/2 कर दिए। तो बोल रहा है कि उसमें करंट में क्या फर्क पड़ेगा, यानी पूछ रहा है, इसको हम यदि I1 मान लिए और इसको I2 मान लिए, तो बोल रहा है कि इसमें क्या रिलेशन होगा, क्या फर्क होगा, यानी बढ़ेगा या घटेगा। आइए देख लेते हैं हल। तो पहला मान लेते हैं इसको, दूसरा मान लेते हैं।
हम मान लेते हैं परिपथ 1 में, परिपथ ही बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं, परिपथ 1 में क्या लिखेंगे? ओम के नियम से, देखिए हम ओम के नियम से चलने वाले लोग हैं। ओम के नियम से क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। तो V तो यहाँ पे V लिए हैं, I क्या है? I1 लिए, R तो R ही है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? V इक्वल टू I1, R की जगह पे R रहने देंगे। यहाँ पे हम I1 निकाल लेंगे, I1 क्या हो जाएगा? R जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? V बाई R क्या हो जाएगा? I1 आ गया, तो समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे? परिपथ 2 में लगाएंगे ओम का नियम। तो परिपथ 2 को नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, ताकि नेक्स्ट में तो रहेगा नहीं मेरे पास। परिपथ 2 में सेम कैसे? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो V की जगह पे यहाँ पे क्या है? ध्यान दीजिए, V/2 है, यहाँ लिख देंगे V/2। I की जगह पे क्या है? I2 है। R की जगह पे क्या है? R ही है, तो रहने देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से? अब देखिए R को ले जाएंगे उस साइड, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, इधर गुना में है, तो क्या हो जाएगा? V/2 R इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 1/2 V/R लिख देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं इससे, इक्वल टू I2। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 में क्या आया था? V/R क्या है? I1 है, तो यहाँ पे V/R की जगह पे I1 रख देंगे। तो 1/2 V/R क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा। I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? I2। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम? I2 को हम पहले लिख दे रहे हैं, I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? I1/2, यानी करंट क्या हो गया? आधा हो गया पहले के तुलना में, समझ गए ना? I2 क्या हो गया? I1/2 आ गया। पहले करंट क्या था? I1 था, दूसरा में क्या आ गया? I1/2 आ गया, यानी करंट सीधे आधा हो गया। वोल्टेज आधा करने से क्या हो गया? करंट आधा हो गया, पहले ही बताए थे हम। जब वोल्टेज 60 था, 60 से 120 किए थे वोल्टेज को, तो करंट क्या हो गया था? करंट 4 एम्पियर से मेरा कितना हो गया था? 8 एम्पियर हो गया था। सिमिलरली यहाँ भी जब हम वोल्टेज को V से V/2 किए, तो करंट क्या हो गया? यहाँ पे जो करंट है, करंट सीधे आधा हो गया, नहीं हो गया ना? करंट सीधे आधा हो गया। तो वोल्टेज करंट क्या होता है? समानुपाती होता है, इस चीज को आपको ख्याल में रखना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो वही अतः लिख दीजिए। अतः विभवांतर क्यों लिखा रहा है बार बार? विभवांतर आधा करने पर, अतः विभवांतर आधा करने पर क्या हो गया? विद्युत धारा भी क्या हो गया? यानी करंट भी क्या हो गया? आधा हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। इस तरह से कहीं भी ऑब्जेक्टिव बने, यदि वोल्टेज मान लीजिए घट रहा है, तो करंट भी क्या हो जाएगा? उसी समानुपात में घट जाएगा। दू दूसरा हुआ, तीसरा भी हो गया, चौथा देख लेते हैं। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों में तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? जो तापन अवयव है विद्युत हीटर और टोस्टर में, क्या होता है? वो गर्म होते हैं बहुत ज्यादा, उनका क्या होता है? गर्म होने के बाद एकदम रेड हो जाते हैं, रेड होने के कारण उसमें से उष्मा निकलता है, गर्मी निकलता है, जिसके कारण क्या करते हैं वो टोस्टर में क्या करते हैं? ब्रेड व्रेड टोस्ट करते हैं। यदि कोई रेस्टोरेंट में गए होंगे तो वहाँ पे टोस्टर होता है, क्या करता है? ब्रेड को टोस्ट करता है। ब्रेड को डाल डाल दीजिए, टोस्ट कर देगा उसको, ठीक है ना? जैसे ब्रेड को आप तावा पर टोस्ट करते हैं, तावा पर रख के उसको थोड़ा सा फ्राई फ्राई करते हैं, गर्म करते हैं बटर वगैरह लगा के,
वैसे ही कहाँ वो टोस्ट होता है, टोस्टर में टोस्ट होता है। और इस्त्री क्या है, मतलब आयरन है, जिसे आयरन करते हैं कपड़ा का, तो उसमें क्या होता है, उसमें धातु लगा होता है, जो फिलामेंट लगा होता है गर्म होता है बहुत ज्यादा, अब फिर कपड़ा को आयरन करते हैं। तो धातु का नहीं बना होता है, मिश्र धातु का बना होता है। क्यों? क्योंकि धातु का जो होता है गलनांक कम होता है, ठीक है, जल्दी गल जाएगा वो। लेकिन मिश्र धातु का गलनांक ज्यादा होता है, उसका रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होता है, जिससे वो अधिक गर्म होता है, जल्दी पिघलता भी नहीं है। इसीलिए हम धातु का यूज ना करके मिश्र धातु का यूज करते हैं टोस्टर और इस्त्री में। इसका हम कहीं लिखे हैं क्या? या यहाँ पे लिखे भी हैं। टोस्टर और आयरन के, आयरन मतलब क्या, जो इस्त्री बोल रहा है, दोनों सेम ही चीज है। तापन अवयव मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, यानी तापन अवयव क्या, जो गर्म करने वाला जो उसमें एलिमेंट होता है। उच्च प्रतिरोधकता के कारण मिश्र धातुओं का प्रतिरोध शुद्ध धातुओं से अधिक होता है। प्रतिरोधकता मतलब रो, या प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, तो क्या होता है, ज्यादा होता है शुद्ध धातुओं से। इसीलिए जब बिजली गुजरती है तो वे अधिक अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जो हीटिंग के लिए जरूरी होता है। यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना हीट जनरेट करेगा, तो हमको हीट का ही तो नीड है, तो इसीलिए हम मिश्र धातु का उपयोग करें। दूसरा क्या करना है, गलनांक का, यानी उच्च गलनांक होता है मिश्र धातुओं का गलनांक, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो गल जाए, यानी पिघल जाए, ठीक है, तो उनका गलनांक ज्यादा होता है। मानिए कि जो लगाए हैं हम, जो हीटर में, सॉरी, हीटर में या मान लीजिए आयरन में या टोस्टर में जो उसमें एलिमेंट लगा होता है जो गर्म होता है, वही पिघल जाए, समझ रहे हैं, तो क्या होगा, कि सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका मशीन। तो मिश्र धातुओं का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, जिससे वे उच्च तापमान पर भी आसानी से पिघलते नहीं हैं और सुरक्षित रहते हैं। ऑक्सी ऑक्सीकरण का प्रतिरोध, मिश्र धातुएं उच्च तापमान पर भी आसानी से जलती या ऑक्सीकृत नहीं होती है, जिससे उनकी आयु लंबी होती है। जैसे आयरन देखे होइएगा, आयरन का रॉड, इसमें जंग लगता है। जंग क्यों लगता है? ऑक्सीकरण के कारण नहीं होता। ये ऑक्सीजन से क्या होते हैं, जो वातावरण में जो O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, इससे रिएक्शन कर देते हैं, फिर क्या होता है, जंग लगता है, झड़ने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन इस धातु में ऐसा नहीं होता। ये सब चीज आपको केमिस्ट्री में पढ़ना होता है कि जंग क्यों लगता है कोई चीज में, कैसे क्या होता है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है। इस चीज के बारे में जानेंगे डिटेल में, हम लोग पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री तब, लेकिन यहाँ बस इतना ही। अब क्या जानते हैं हम लोग, 3 हो गया, 4 भी हो गया, 5वां देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 11.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। आयरन तथा मरकरी में कौन विद्युत अच्छा विद्युत का चालक है? तो ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टिविटी 1, रेजिस्टिविटी 2, जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा वो अच्छा चालक होगा। ये क्या लगे, अच्छा चालक होगा, कि इसके तुलना में कम अच्छा चालक होगा। तो देख लीजिएगा, बी देखिए, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है, यानी उसमें देख का एक फिगर को देख ही लेते हैं हम एक बार। कहीं तो था, कहाँ था भाई? यह यहाँ था। तो अच्छा चालक कौन है, जिसका सबसे कम क्या होगा, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता होगा। तो किसका सबसे कम है, देखिए, सबसे कम सिल्वर का है, समझ गए ना। सिल्वर का जो जो तार बनाना बहुत कॉस्टली होगा, तो सिल्वर का सबसे कम होता है। इसके बाद कॉपर का होता है, इसके बाद एल्यूमिनियम का होता है। तो एल्यूमिनियम जो होता है, कॉपर सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन इससे अच्छा चालक कौन होता है, सिल्वर होता है। लेकिन सिल्वर हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये महंगा हो सकता है। ओके, बहुत ही महंगा होगा ऑब्वियस है। लेकिन सबसे अधिक किसका होता है चालक, सबसे अधिक चालक कौन होता है, सिल्वर होता है, समझ गए। और कोई पूछा था, टंगस्टन और क्या चीजें पूछा था, इतना आगे पीछे करना पड़ रहा है ना। आयरन और मरकरी ये पूछा था कौन अच्छा चालक है। आयरन, आयरन ई हो गया, आयरन का ई हो गया। मरकरी, मरकरी का ई हो गया, कौन सा चालक है, तो कम किसका है, आयरन का है, तो इसलिए मरकरी से अच्छा चालक कौन होगा, आयरन होगा, सिंपल। तो सारा आंसर आपका सोल्व हो गया। आगे की वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रतिरोधकता के निकाय का प्रतिरोध, यानी जो रजिस्टर को जो है हम सीरीज में पैरेलल में कैसे उसको जोड़ते हैं, और फिर उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर यानी तुल्य रजिस्टर प्रतिरोधक कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।